Welcome to the course Applied Physics. Now I will discuss some important topics in one video from chapter 21 to 27. So first of all I will discuss Coulomb's law. आपके पास two glass rods हैं. The two glass rods were rubbed with a silk cloth and one was suspended by thread. When they are close to each other, they repel each other. यानी आपने इनको silk cloth से rub किया तो ये दूसरे को repel कर रही हैं. The plastic rod was rubbed with fur. When brought close to the glass rod, the rod attract each other. ठीक है, अब वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं. ठीक है, यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन ये क्यों हो रही है? क्या ये मैजिक है? क्या ये कोई जादू है जिसकी वजह से ये जो रॉड्स है जब इनको आप रब करते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं या रिपेल करना शुरू कर देती हैं बेस्ड ऑन द मटेरियल जिसके साथ आप इसको रब कर रहे हैं? तो दिस इज़ बेसिकली चार्ज. ठीक है, द टू चार्ज यानी इन ये चार्ज हो जाती हैं. जब आप इसको रब करते हो तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है. तो अगर चार्ज दोनों पे पॉजिटिव आएगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल. और अगर चार्ज ऑपोजिट होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो द टू चार्ज रॉड्स ऑफ द सेम साइन रिपेल ईच अदर, द टू चार्ज रॉड्स ऑफ ऑपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर. प्लस साइन इंडिकेट अ पॉजिटिव नेट चार्ज एंड माइनस साइन इंडिकेट अ नेगेटिव नेट चार्ज. पार्टिकल्स विद द सेम साइन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिपेल ईच अदर. यानी सेम साइन होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल्शन होगी. एंड पार्टिकल्स विद ऑपोजिट साइंस अट्रैक्ट ईच अदर. कंडक्टर्स की क्या मटेरियल की क्या क्लासिफिकेशन होती है जी? मटेरियल जो है आपको पता है कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, सेमी कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर्स. तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर मटेरियल्स इन विच अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. तो इसमें मेटल्स जो है वो कंडक्टर्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है. इंसुलेटर्स क्या होते हैं? द चार्ज पार्टिकल्स इन नॉन कंडक्टर्स आर नॉट फ्री टू मूव. एग्जांपल्स इंक्लूड रबर, प्लास्टिक, ग्लास. सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो इन बिटवीन होते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के. दे आर द मटेरियल्स दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. एग्जांपल इंक्लूड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इन कंप्यूटर चिप्स. सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर आर द मटेरियल्स दैट आर परफेक्ट कंडक्टर्स. इनकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है. ओके, जैसे आपका गोल्ड है. अलाउइंग चार्ज टू मूव विदाउट एनी हिंड्रेंस. अच्छा जी, चार्ज पार्टिकल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर ड्यू टू द स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ एटम्स. Atom consists of positively charged protons, negatively charged electrons, and electrically neutral neutrons. The protons and neutrons are packed tightly together in a certain nucleus and do not move. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने इससे पहले भी जो है वो अपनी जो एलिमेंट्री क्लासेस हैं उनमें पढ़ा हुआ है. When atoms of a conductor like copper come together to form the solid, some of their outermost and some so most loosely held electrons become free to wander about within the solid. यानी इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे बाहर के शेल में हैं वो सबसे लूज़ होते हैं इनके. तो जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं. लीविंग बिहाइंड पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, पॉजिटिव आयंस को कॉल द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. इसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स में कहते हैं. देयर आर फ्यू इफ एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन कंडक्टर. नॉन कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जबकि कंडक्टर में ये अवेलेबल होते हैं. Induced charge. A neutral copper rod is electrically isolated from its surroundings by being suspended on a non-conducting thread. Either end of the copper rod will be attracted by a charged rod. Here the conduction electrons in the copper rod are repelled to the far end of that rod by the negative charge on the plastic rod. Then that negative charge attracts the remaining positive charge on the near end of the copper rod, rotating the copper rod to bring the near end closer to the plastic. ठीक है, तो इसमें वही आप देख रहे हैं कि इसमें ट्विस्टिंग शुरू हो जाती है रॉड की. तो बेसिकली ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का खेल है. पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव या नेगेटिव सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. दिस इज़ द लॉ, यूनिवर्सल लॉ. तो कूलम्स का कानून क्या था जी? कूलम का कानून ये कहता है कि अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हों Q1 और Q2 तो हम एक चार्ज पार्टिकल पे दूसरे चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कूलम्स लॉ डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इफ़ द पार्टिकल्स हैव चार्जेस Q1 एंड Q2 और उनमें फासला कितना है? दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r एंड दे आर एट रेस्ट. यानी वो साकिन हालत में है, मूव नहीं कर रहे. दे आर मूविंग वेरी स्लोली या बहुत स्लो मूव कर रहे हैं रिलेटिव टू ईच अदर. यानी इतनी स्लो कर रहे हैं कि आप उनको स्टैटिक कंसिडर कर सकते हैं. देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ड्यू टू द अदर इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मैग्नीट्यूड Q2 मैग्नीट्यूड ओवर r स्क्वायर. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कूलम्स लॉ. The electrostatic force on the particle 1 can be described in terms of a unit vector r along an axis through the two particles. Radially away, the particle 2
वेयर एप्सिलॉन नॉट कितना है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्केयर पर न्यूटन मीटर स्केयर. इट इज़ द परमिटिविटी कांस्टेंट. द रेशो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ऑफन रिप्लेस्ड विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कूलम्स कांस्टेंट, जो कि के इसको हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसकी वैल्यू क्या होती है 8.99 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर. अच्छा, कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अच्छा, ये जो है ये आपका जो है क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड है. दिस इज़ योर मैग्नीट्यूड. और डायरेक्शन क्या होगी, जैसे Q1 पे Q2 की तरफ वजह से फोर्स लगती है और पॉजिटिव पॉजिटिव में तो रिपेल होगा, तो इसकी फोर्स आप देख रहे हैं कि F वेक्टर, इसका एक सर्टेन एंगल बन रहा है थीटा एक्स एक्सिस के साथ. ठीक है, तो आप इसको जो है वो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं. ओके, अच्छा जी, आगे देखते हैं हम. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू अ सेकंड चार्ज पार्टिकल इज आइदर डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर सेकंड पार्टिकल ऑपोजिट साइंस ऑफ चार्ज और डायरेक्टली अवे फ्रॉम इट सेम साइन ऑफ द चार्ज. इफ मल्टीपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज एक्ट ऑन अ पार्टिकल द नेट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेज. यानी अगर आपके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं तो आपकी जो नेट फोर्स होगी वो वेक्टर सम से निकलेगी. तो अगर आपके पास चार्जेस ज़्यादा हैं तो आपने जो रिजल्टेंट फोर्स, जो नेट फोर्स निकलेगी आपकी, वो बाकी फोर्सेस के वेक्टर सम से निकलेगी. तो टू चार्ज पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर इफ दे हैव द सेम साइन ऑफ चार्ज, आइदर पॉजिटिव चार्ज नेट पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव. दे अट्रैक्ट ईच अदर इफ दे हैव द ऑपोजिट साइंस ऑफ चार्ज. जैसे आप ये देखें, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इस चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स क्या होगी, अवे. इसी तरीके से ये जो लेफ़्ट वाला चार्ज है इस पे राइट वाले चार्ज की वजह से फोर्स क्या होगी, अवे. ठीक है, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव में तो इनकी भी फोर्सेस अवे होंगी. और अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये होगी जैसे पॉजिटिव पे फोर्स नेगेटिव की वजह से होगी नेगेटिव की तरफ टूवर्ड्स, और नेगेटिव पे पॉजिटिव की वजह से होगी टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. ओके, अच्छा, तो ये फार्मूला है, इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी हम कह सकते हैं. इफ़ मल्टीपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज एक्ट ऑन अ पार्टिकल द नेट फोर्स इज़ द वेक्टर सम नॉट स्केलर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेज. यानी जो नेट फोर्स होगी वो सबका वेक्टर सम होगी. F1 नेट इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 सो ऑन अप टू F1n. यानी चार्ज 1 पे जो फोर्सेज हैं ड्यू टू द चार्ज 2, ड्यू टू द चार्ज 3, ड्यू टू द चार्ज 4 अप टू सो ऑन चार्ज n, उन सब का वेक्टर सम होगी जो नेट फोर्स होगी. वेक्टर सम में हम क्या करते हैं, x और y कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं और x सारे x कंपोनेंट्स को जमा कर लें, y में y कंपोनेंट्स को सबको जमा कर लें और एंड पे क्या करें कि f इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई. ओके, अच्छा. नेक्स्ट इसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन वैल्यूज़, जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं. जैसे इसका फार्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू NE. यानी जो टोटल चार्ज Q होगा ना वो E का मल्टीपल्स होगा. E क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, जो एलिमेंट्री चार्ज है, यानी इसका मल्टीपल्स होगा. ठीक है, +-1 +-2 +-3, इसके इन बिटवीन नहीं हो सकता. ओके, द चार्ज ऑफ अ पार्टिकल can be written as Ne, where n is a positive or negative integer and E is the elementary charge. Any positive or negative charge Q that can be detected can be written as Q is equal to Ne, in which E is the elementary charge. इसकी approximate value क्या होती है 1.602 into 10⁻19 कूलम. अच्छा, चार्ज ऑफ 3 पार्टिकल्स में देखें, इलेक्ट्रॉन है E और E इलेक्ट्रॉन पे है जनाब -E, प्रोटॉन पे होता है +E और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता. When a physical quantity such as charge can have only discrete values rather than any value, we see that the quantity is quantized. It is possible, for example, to find a particle that has no charge at all or a charge of +10 E or -6 E, but not a particle with charge of say 3.57 E, जो इससे पहले मैंने बताई बात आपको. और चार्ज जो है उसकी कंजर्वेशन होती है. चार्ज ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि कंजर्व्ड होता है. द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. If two charged particles undergo an annihilation process, they have equal and opposite signs of charge. ठीक है, E minus plus E plus, it will be equal to gamma plus gamma. If two charged particles appear as a result of a pair production process, they have equal and opposite signs of charge. So gamma is equal to E minus plus E plus. A photograph of trails of bubbles left in a bubble chamber by an electron and a positron. The pair of particles was produced by a gamma ray that entered the chamber directly from the bottom. Being electrically neutral, the gamma ray did not generate a telltale the trail of bubbles along its path as the electron and positron did.
यानी हम देख रहे हैं कि आपका एक ई पॉजिटिव बन रहा है और दूसरा ई नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। तो आपका चार्ज जो होता है वो टोटल चार्ज कंजर्व होता है। तो दिस इज द समरी सो फार द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन विद ऑब्जेक्ट्स अराउंड इट डिपेंड्स ऑन इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज विच कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। कंडक्टर्स इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों वो कंडक्टर्स हैं, और जिनमें ना हो वो इंसुलेटर हैं। Charge is always conserved. The net electric charge of any isolated system is always conserved. Coulomb's law क्या कहता है जी, magnitude of the electric force between two charged particles is proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of their separation. F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 over r square. ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन हम वेक्टर सम से निकालेंगे। द एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन वैल्यूज। ई इज द एलिमेंट्री चार्ज 1.602 into 10 to the minus 19 कूलम। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स चैप्टर 22। तो अच्छा, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। उनके आपस में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन होगी। तो कैसे रिपल्शन होती है, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। हर चार्ज के गिर्द एक उसका ऑरा होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हाउ डज पार्टिकल 1 नो द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल 2? दैट इज सिंस द पार्टिकल्स डू नॉट टच, हाउ कैन द पार्टिकल 2 पुश ऑन पार्टिकल 1? हाउ कैन देयर बी सच एन एक्शन एट अ डिस्टेंस? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? दी एक्सप्लेनेशन दैट वी शैल एग्जामिन हेयर इज दिस: पार्टिकल 2 सेट्स अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स। यानी हर चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। चार्ज 1 Q1 Q2 को अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पुश करेगा, इसी तरीके से Q2 Q1 अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे को पुश करेगा। कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है इनमें। अब इसी तरीके से हमने देखा कि अब इसका फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, ठीक है। ये F इज इक्वल टू ई क्यू। The electric field E at any point is defined in terms of the electrostatic force that would be exerted on a positive test charge Q naught placed there. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होती है वो हम कैसे निकालते हैं? F ओवर Q नॉट। E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। तो अब इसमें देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। आपको पता, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होंगी और नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हेल्प अस विजुअलाइज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट एनी पॉइंट इज टेंजेंट टू द फील्ड लाइन थ्रू द पॉइंट। The density of the field lines in that region is proportional to the magnitude of the electric field there. अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं और नेगेटिव की उसकी टुवर्ड्स होंगी। अब इसमें दोनों चार्जेस क्या हैं? पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको नज़र नहीं आ रही ड्यू टू द रिपल्शन, ये बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट एनी गिवन पॉइंट मस्ट बी द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट एंड इज द सेम डायरेक्शन एज शोन फॉर वन वेक्टर। A closer spacing means a larger field magnitude. अच्छा जी, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या फार्मूला होगा? E इज इक्वल टू एफ, हमने देखा था इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। तो इसमें क्यू नॉट, इस चार्ज को अगर हम क्यू नॉट कहें तो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओवरऑल आ जाएगी E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. The electric field vectors set up by a positively charged particle all point directly away from the particle. Those set up by a negative charged particle all directly towards the particle. ठीक है, पॉजिटिव वालों की अवे होगी, नेगेटिव वालों की टुवर्ड्स होगी. If more than one charged particle sets up an electric field at point, then that electric field is the sum. यानी वही बात करें कि जैसे फोर्सेस को हम वेक्टर सम से ऐड करते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर चार्ज बहुत ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? वेक्टर सम उसका निकालेंगे. और फिर इसमें कॉन्सेप्ट आता है डाईपोल का. डाईपोल यानी दो पोल्स जिसमें होते हैं, जिसमें प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज. ओके, एन इलेक्ट्रिक डाईपोल कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल्स विद चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड क्यू बट ऑपोजिट साइन सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल डी. ठीक है, ये इनका आपस का डिस्टेंस है जो कि स्मॉल डी है. The magnitude of the electric field set up by an electric dipole at a distant point on the dipole axis which runs through both the particles can be written in terms of either the product QD और द मैग्नीट्यूड पी ऑफ द डाईपोल. तो इसको हम यूँ लिखते होते हैं. इसकी पूरी डेरिवेशन है जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको करवाई हुई है. तो E इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. बेसिकली 4 पाई होता है ना, 2 ऊपर आता है कॉमन, तो 2 से कैंसिल हो जाता है नीचे वाला 2, यानी नीचे वाले 4 को 2 बना देता है. 1 ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इट इज़ इक्वल टू क्यू इंटू डी ओवर जी क्यू. यानी इसमें जो जी है, जो डिस्टेंस है, उसका क्यूब आ जाता है. तो क्यू डी को हम ये भी लिख सकते हैं पी. तो 1 ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पी ओवर जी क्यू. जी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द डाईपोल. ओके, तो दिस इज़ योर, आप देखेंगे जी आपका पॉइंट है सेंटर ऑफ द डाईपोल से लेके पी पॉइंट तक. अच्छा, नेक्स्ट वी विल डिस्कस very famous law which is the Gauss's law. Okay, Gauss's law relates the electric fields
at points on a closed Gaussian surface to the net charge enclosed by that surface. तो Gauss's law considers a hypothetical closed surface enclosing the charge distribution. अब गॉसेस लॉ से भी हम जो कूलम्स लॉ है ना, वो गॉसेस लॉ से भी हम जो है वो निकाल सकते हैं, वो आगे हम देखते हैं. अब जैसे इसमें आप देखें कि गॉसियन सरफेस है. अब इसमें जो गॉसियन सरफेस इसमें बनाई हो रही है चार्ज आपका क्यू है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जा रही है. इट मीन्स ये एक पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है. अब यहाँ पे आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपका चार्ज डबल है, यानी क्यू यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू यहाँ पे चार्ज क्या है 2q, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डबल हो गई हैं. जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ज़्यादा होंगी. ओके. अच्छा, अब इसमें सबसे पहले कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टर्म हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो बेसिकली होता है फाई. ठीक है. फाई इज इक्वल टू ई डॉट ई या ई ए कॉस थीटा, यानी ई वेक्टर. ठीक है. इफ़ ई वेक्टर इज़ एट एंगल थीटा. अब ये देखें जैसे ये एक सरफेस है एरिया, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है. तो ई वेक्टर एट एंगल थीटा है, तो आपने क्या करना है कि फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई वेक्टर का कंपोनेंट अलॉन्ग यूनिट एरिया वेक्टर. ठीक है. उन दोनों को आपने प्रोडक्ट करना है, उनको ज़रब देनी है. तो ये बन जाएगा ई कॉस थीटा इंटू डेल ए. तो ठीक है. तो ये बन जाएगा ई डॉट डी ए, यानी ई डॉट आपका डी ए बन जाएगा. तो ई डॉट ए या वेक्टर के साथ पैरेलल में है जो कि ई एक्स कंपोनेंट है. ओके. तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड piercing द पैच इज़ डिफाइंड टू बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई थ्रू ए. ओके. अच्छा, इसको भी देख लेते हैं. ओनली द एक्स कंपोनेंट एक्चुअली pierces द पैच. बी के अंदर क्या है, बी फिगर के अंदर एक्स कंपोनेंट सिर्फ इसके पैरेलल में है, तो ये वाला फ्लक्स में काउंट होगा, ई वाई वाला फ्लक्स में काउंट नहीं होगा. Okay, the y component skims across it. Okay, the area vector of the patch is perpendicular to the patch with a magnitude equal to the patch area. So अब इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे निकालते होते हैं, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा ए. तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल ए. तो आप इसको जो है अगर डेल ख़त्म करें, एडअप करें, डिस्क्रीट क्वांटिटी को हम समेशन करते हैं और कंटिन्यूस क्वांटिटीज़ को हम इंटीग्रेट करते हैं. तो फाई इज इक्वल टू समेशन ई डॉट डेल ए या phi is equal to integration of E dot dA, so it will become phi is equal to E dot A. Okay, so this is the concept of electric flux. अच्छा, the electric flux through a Gaussian surface is proportional to the net number of electric field lines passing through the surface. Okay, तो Gaussian surface of arbitrary shape emerges in an electric field. जैसे ये फिगर है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है. जिसमें आप देख रहे हैं कि ये एरोज़ हैं, उसके अंदर एक Gaussian surface है. ओके. अब इसके अगर आप पैचेस देखें, पैच 1 है, पैच 2 है, पैच 3. अब पैच 1 है, पैच 1 का एरिया आप देखें कि इस तरफ को है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है, तो उनके आपस में एंगल क्या बन रहा है, थीटा. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल ए, यानी ई इंटू डेल ए कॉज ऑफ थीटा. और इसी तरीके से जो आपका जो सेकंड पैच है उसका एरिया जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल डाउनवर्ड्स है, और इसमें ई और ई के डेल्टा ए के में एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री. तो इसमें फ्लक्स क्या है, इसमें ज़ीरो है. अच्छा, इसमें फ्लक्स ज़ीरो होगा, पैच 1 में फ्लक्स आपका नेगेटिव आएगा बिकॉज ऑफ द कॉज ऑफ थीटा. सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है कि कॉज थीटा जो है अगर 90 से ज़्यादा हो, चूँकि ये 90 से ज़्यादा बन रहा है, तो वो नेगेटिव हो जाता है. और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो थीटा है वो लेस देन 90 है, तो इसमें फ्लक्स आपका पॉजिटिव होगा थर्ड केस में. तो अब इसमें देखें कि द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ई एंड एरिया वेक्टर्स डेल ए आर फॉर्म 3 representative squares marked 1, 2 and 3 are shown. Phi is equal to summation of E dot del A. ये टोटल फ्लक्स क्या होगा इन तीनों का सम. तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि we shrink the squares to the patch elements with area vectors D A and then integrate. यानी अगर हम उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लें तो वो एक इंटीग्रेशन बन जाएगी. तो phi is equal to summation of E dot D A electric flux through a Gaussian surface. अच्छा, Gauss's law क्या कहता है कि जी Gauss's law relates the net flux of an electric field through a closed surface, a Gaussian surface, to the net electric charge Q net that is enclosed by the surface. तो इसका फार्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट फाई इज इक्वल टू क्यू नेट. तो एप्सिलॉन नॉट फाई क्या होगा, ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू नेट. तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन डॉट डी ए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट. यानी इस Gaussian surface के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है उसकी वजह से जो फ्लक्स है. The net charge Q net is the algebraic sum of all the enclosed positive and negative charges, and it can be positive, negative or zero. So if Q net is positive, the net flux is outward. कि अगर Q जो enclosed charge है वो positive होगा तो net flux outward होगा.
अगर क्यू इनक्लोज नेगेटिव है तो नेट फ्लक्स इनवर्ड होगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर चार्जेस हैं तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, पॉजिटिव वाले का फ्लक्स माइनस हो जाएगा नेगेटिव वाले के फ्लक्स के साथ। तो अब इसमें देखें द शोज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू अराउंड विच अ कंसेंट्रिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर इज ड्रॉन, डिवाइड दिस सरफेस इनटू डिफरेंशियल एरियाज डी ए, ठीक है। द वेक्टर डी ए एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द इंटीरियर फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ द सिचुएशन एट एनी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द इंटीरियर। तो इसमें आप देखें कि आपका जो कूलम्स लॉ है उसकी हम डेरिवेशन डिस्कस कर रहे हैं गॉसेस लॉ से। तो इसमें सिंस द एंगल थीटा बिटवीन ई एंड डी ए इज़ ज़ीरो वी कैन राइट द गॉसेस लॉ। तो अब इस केस में आप लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए इज़ इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, ओके। तो ई डॉट डी ए आपका क्या बन जाएगा, ई डी ए बन जाएगा, ठीक है, ई डी ए, ठीक है। ई वेक्टर इसमें जो है वो आपका पैरेलल बन रहा है आपके, ये देखें ई वेक्टर आपका पैरेलल बन रहा है इस पैच के केस में आपके एरिया वेक्टर के साथ, ठीक है। दोनों इस सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, ओके। तो ये आपका बन जाएगा ई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू एंड देन यू विल गेट ई इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर r²। तो यही कूलम्स लॉ है। तो बेसिकली ये अपने फार्मूला यहाँ पे जो इधर पुट किया है वो एरिया का फार्मूला पुट किया है कि स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया होगा टोटल वो होगा 4πr²। तो E इज़ इक्वल टू क्यू ओवर r² इंटू 4π एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका कूलम्स लॉ बन गया, ठीक। तो इस तरह से हमने कूलम्स लॉ को गॉसेस लॉ से ड्राइव किया। तो ये था जनाब आपका गॉसेस लॉ, ठीक है। बेसिक गॉसेस लॉ क्या है, ये वाला फार्मूला एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए जो कि फ्लक्स है, इट इज़ इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। सो दिस इज़ दी बेसिक गॉसेस लॉ। अच्छा, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाउ डज इट रिलेट टू पोटेंशियल एनर्जी, हाउ डज इट रिलेट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन सम सिंपल। अब जैसे सेल्स होते हैं आप यूज़ करते हैं खिलौनों वगैरह के अंदर अपने घरों के अंदर, तो उसमें 1.5 वोल्ट्स लिखा होता है। तो वोल्ट इज़ योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। बेसिकली 1.5 वोल्ट क्या है, प्लस पॉइंट का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव पॉइंट, ओके। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स इज़ 1.5 वोल्ट। तो प्लस वाला एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल है पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव वाला एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल है नेगेटिव के साथ। जो प्लस माइनस में वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ओके। तो 1.5 वोल्ट 230 वोल्ट्स और इसी तरीके से 1000 ये 100,000 वोल्ट्स आपके, ओके। तो वोल्टेज जो है ये भी हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जैसे जो है ये एक अब देख रहे हैं डायग्राम कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, लाइक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एबिलिटी टू डू वर्क, यू कैन डिफाइन इट द एबिलिटी टू डू वर्क। और तो अगर उस पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं तो वो जो एबिलिटी है वो आपकी फ़्लो में आ जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेसिकली आपकी एबिलिटी टू डू वर्क में आप उसको कह सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम, द वर्क इज़ डन अगेंस्ट अ फोर्स, ठीक है। तो टेक्निकली इसको हम देखें, इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम एंड द वर्क इज़ डन अगेंस्ट द फोर्स। जैसे आप ग्रेविटेशनल आपकी जो फोर्स है, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई काम करके आप किसी चीज़ को हाइट पे लेके जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। बेसिकली वो जो उस पर काम किया गया है ना, जो आपकी फोर्स के ख़िलाफ़ उस पर काम किया गया है वो उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, लाइक अब देखें फोर्स आप एफ लगा रहे हैं, उसकी हाइट है एच और उसका फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एम जी जो उसका वेट है, ठीक है। तो वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एच जो कि एम जी एच, ये आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस, ओके। फोर्स जिसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं जो कि नेचुरल फोर्स है आपकी ग्रेविटी वाली फोर्स है, दैट इज़ एम जी। तो एम जी एच आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, ये आपको पता है। तो यू इज इक्वल टू एम जी एच। Potential energy may be released and converted into the other forms like kinetic energy. Work is done increasing the potential energy. जैसे आप देखें पॉइंट ए पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, उसके बाद वो काइनेटिक में चेंज हो गई है और फिर उसके बाद वो वैली पॉइंट से गुजरता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, फिर वो पोटेंशियल में चेंज हो रही होती है पॉइंट डी पे। तो इस तरह से ये एनर्जी दूसरे की मतलब काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज हो जाती है। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होती हैं जो कि वापस करती हैं, जो कि खुद नहीं खाती, यानी कंजर्वेटिव फोर्स गिव्स बैक वर्क दैट हैज़ बीन डन अगेंस्ट इट। यानी अगर आप इसके खिलाफ में आपने जो काम किया है ना या इस पे जो काम किया वो ये आपको काम रिटर्न कर देगी, ठीक है। जैसे आपने जो है एक मैच को डिस्टेंस डी तक उठाया
ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है चूँकि ग्रेविटेशनल, तो ये एनर्जी इसमें सेव है, ये आपको मिल जाएगी, आपने एनर्जी इसमें सेव कर ली है। ओके ओके, तो ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन इज़ नॉट। अगर फ्रिक्शन सरफेस पे आप जो भी इसके खिलाफ काम करते हो ना, ये खा जाती है, यानी ये वापस नहीं करती, यानी ये जो वर्क होता है आपका लूज़ हो जाता है। ओके, तो a conservative force gives back the work that has been done against it. When we lift a mass m from the ground to height h, the potential energy of the mass increases by mgh. If we release the mass, it falls, picking up kinetic energy or speed. So when we lift a mass m from the ground to height h, the potential energy of the mass increases by mgh. If we release the mass, it falls, picking up kinetic energy or speed. As the mass falls, the potential energy is being converted into kinetic energy. So by the time it reaches ground, the mass has acquired the kinetic energy. तो उसमें हम लिखते हैं हाफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, ओके, एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो आप यहाँ से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कि v इज इक्वल टू एम से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको बन जाएगा 2gh अंडर रूट। The gravitational force gave back the work that we did when we lifted the mass. यानी आपने जो mass को के खिलाफ काम किया था, उस फोर्स के खिलाफ, तो वो काम आपको वापस मिल गया। ओके, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने तक जो उस पर वर्क होता है, जो उस पर एनर्जी लगाते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at a point P in the electric field of a charge object is V is equal to minus W infinity over Q naught. So U over Q naught. W infinity is the work that would be done by the electric force on a positive charge Q naught, were it brought from an infinite distance to P. And U is the electric potential energy that would be stored in the test charge object system. तो इसमें आप इसको लिख सकते हैं U is equal to QV. ओके, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि डेल यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल वी, क्यू इंटू वी एफ माइनस वी आई। तो वर्क डन बाय द फील्ड क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल यू, तो माइनस क्यू इज इक्वल टू डेल वी, दैट इज माइनस क्यू इंटू वी एफ माइनस वी आई। Conservation of energy for particle moves through a change del V in electric potential without an applied force acting on it. Applying the conservation of the mechanical energy gives the change in the kinetic energy. तो डेल्टा K इज इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा V माइनस क्यू वी एफ माइनस वी आई। यानी ये भी, इसमें भी आप देखेंगे आपकी एनर्जी कंजर्व होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन रहती है आपके पास। तो वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स, इफ सम वर्क फोर्स इज इन एडिशन टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्स ऑन द पार्टिकल, वी काउंट फॉर द वर्क डन। यानी उसके अलावा भी अगर उस पर कोई एडिशनल फोर्स लग रही है तो वो उसमें काउंट हो जाएगी। तो डेल के इज इक्वल टू माइनस डेल यू प्लस डब्ल्यू अप्लाइड, जो उस पर अप्लाइड एनर्जी है, सो दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू डेल वी प्लस डब्ल्यू अप्लाइड। तो अब इसमें देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जस्ट एज वाज यूजफुल टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ यूजफुल टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉट द पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें आप देखें डेल वी इज इक्वल टू डेल यू ओवर क्यू नॉट माइनस डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। यानी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी के ऊपर जो लाने में उस पर वर्क लगा है, तो उसको जो है वहाँ से हम उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, और इसके यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी वोल्ट जो है आपके पोटेंशियल का यूनिट है। तो आपको पता है कि डेल यू इज़ इक्वल टू क्यू इंटू डेल वी, तो क्यू अगर ई हो तो वो आपका बन जाएगा ई वी, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके ओके, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। कि कैपेसिटेंस क्या होती है कि बेसिकली टू चार्ज मेटल प्लेट्स होती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज, उस पर नेगेटिव चार्ज, उनके आपस में जो है वो जो है उसमें एक चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी पैदा हो जाती है, जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। लाइक टैंक, वाटर टैंक, यानी वाटर टैंक कितना बड़ा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, इसी चीज़ को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स, द प्लेट्स विद चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इट्स कैपेसिटेंस सी इज डिफाइंड, क्यू इज इक्वल टू सी वी। ये फार्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो क्या होगा, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। V is the potential difference between the plates. Okay. अच्छा, अब इसमें देखें कि जैसे ये पिक्चर है, इसमें बॉटम साइड ऑफ द टॉप प्लेट के अंदर वाली साइड और नीचे वाले प्लेट की ऊपर वाली साइड, उस पर ऊपर वाली यानी टॉप प्लेट की बॉटम साइड पे प्लस क्यू है और बॉटम प्लेट की टॉप साइड पे माइनस क्यू चार्ज है। ओके, तो ये आपका एक कैपेसिटर बन गया। कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे होती है, आप डीसी बैटरी से इसको चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपके पास बैटरी है, स्विच है और ये कैपेसिटर है, जब आप स्विच को क्लोज़ करोगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा
और कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो कैसे होगा कि यहाँ पे प्लस, यानी आप देखें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो प्लेट कैपेसिटर पे उस पर पॉजिटिव आ जाएगा और नेगेटिव वाले पे नेगेटिव आ जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि करंट ज़ीरो हो जाएगा आपका, यानी शुरू में करंट फ्लो करेगा स्टार्ट में जब आप स्विच क्लोज करेंगे, क्योंकि वो चार्जिंग करंट है, आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा इसमें। लेकिन जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो दोनों सोर्सेज एक दूसरे के ऑपोजिट आगे खड़े हो जाएंगे, यानी इधर भी वी होगा तो कैपेसिटर पे भी वी होगा, तो अल्टीमेटली आपका करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो when a circuit with a battery and open switch and an uncharged capacitor is completed by closing the switch, conduction electrons shift and leaving the capacitor placed with the positive charges। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो करंट दो तरह के होते हैं, बेसिकली कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। हम कन्वेंशनल करंट को डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है, लेकिन एक्चुअली करंट नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है। बट ये हमारी बुक्स में ये एक स्कीम है, इसको फॉलो करते हैं कि हम कन्वेंशनल करंट को लेते हैं जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। अब कैपेसिटर्स जो हैं उनको अगर हम पैरेलल में जोड़ लें, पैरेलल का मतलब ये होता है कि इनके सारे टर्मिनल एक साथ इकट्ठे जोड़ लें, जो कि इसको कहते हैं नोड। ये एक नोड बन गया है और बाकी जो टर्मिनल्स हैं वो सारे इकट्ठे जोड़ दें तो ये भी नोड बन गया। तो इसमें आपके पास दो नोड बन गए। तो जब आप पैरेलल में कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो ये ऐड होते हैं, और सीरीज़ में जब आप कैपेसिटर्स को जोड़ते हो तो वो उन पे वो कम हो जाते हैं, उनका जो नेट होता है वो कम हो जाता है। तो अब इसमें देखें, जैसे ये कैपेसिटर आपका C1 है, C2 C3 है, तो यू हैव Q1 इज इक्वल टू C1 V, Q2 इज इक्वल टू C2 V, Q3 इज इक्वल टू C3 V। V कांस्टेंट, आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो पैरेलल सर्किट में आप देख रहे हैं कि वोल्टेज आपके क्या होंगे, कांस्टेंट, क्योंकि दो ही तो नोड है। तो अब इसमें देखें कि टोटल Q क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। तो Q को आप लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू CV, जेनेरिक वाला, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q ओवर V। सो दैट आप फिर क्या होगा, आपके पास जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रही है वो आ रही है C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी अगर आप कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ोगे तो वो ऐड अप हो रहे हैं, यानी वो जमा हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रही है कैपेसिटेंस, आपकी जो नेट कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो रही है। और वही कैपेसिटर्स को अगर आप सीरीज़ में जोड़ लोगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि टोटल 3 कैपेसिटर्स है, C1 C2 C3, तो हर एक के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंट होगा, V1 V2 V3, क्योंकि ये सीरीज़ में जुड़े, पैरेलल में नहीं जुड़े। तो अब इसमें आप किस तरह उसको देखोगे, V1 इज इक्वल टू Q ओवर C1 प्लस V2 इज इक्वल टू Q ओवर C2, इस तरह V3 इज इक्वल टू Q ओवर C3। तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जो कि आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, वो हम डिस्कस भी करेंगे। किरचॉफ की करंट लॉ होता है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ होता है। वोल्टेज लॉ ये कहता है कि अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज राइजेस इन अ सर्किट इक्वल टू जीरो। और किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग अ नोड इक्वल टू जीरो। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 दैट इज Q इंटू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। तो यहाँ से आपने देखा कि अगर आपने सीरीज़ में जोड़ा तो ये आपका फार्मूला आ गया 1 ओवर C Q 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। अच्छा, इसका एक थोड़ा सा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है दो के लिए। तो वो दो के लिए अगर दो की इक्विवेलेंट निकालनी हो तो आप क्या करो, C1 इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2, ये इसी फार्मूले से ड्राइव हो जाता है। तो पहले दो को सॉल्व कर लो इस फार्मूले से, फिर उसको तीसरे के साथ सॉल्व कर लो, और अगर फिर कोई और जुड़ा हुआ है तो उसके साथ इसको सॉल्व कर लो, यानी दो एट अ टाइम आपने लेना है, 2 एट अ टाइम। तो C1 इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2। अच्छा जी, तो अब इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आपको पता है, U इक्वल टू Q स्क्वायर ओवर 2V, या ऊपर Q इक्वल टू CV पुट कर दें तो ये आपका C स्क्वायर V स्क्वायर बन जाएगा, C से कट गया तो हाफ CV स्क्वायर। ये बड़ा यूनिवर्सल फार्मूला है, U इज़ इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि कैपेसिटर के लिए होता है। इंडक्टर के केस में होता है 1/2 LI स्क्वायर। ओके, तो इसमें जो है 1/2 CV स्क्वायर की जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी वो उसका ये फार्मूला होगा 1/2 CV स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है करंट और रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है बेसिकली, देखें अभी तो हमने डिस्कस किया चार्ज। करंट ये होता है कि अगर चार्ज फ्लो में आपका आ जाए, ठीक है, तो उसको हम करंट कहते हैं। तो जैसे आपके पास एक सोर्स है, एक लोड है और कनेक्शन है, तीन चीज़ें आपको चाहिए होती हैं सर्किट के लिए, सोर्स, लोड और कनेक्शन। तो आपका जो है वो चार्ज जो होता है वो फ्लो में आ जाता है। ओके, तो इसमें इसका फार्मूला क्या होता है, I इज़ इक्वल टू dq बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो इसमें आप देखें I इज़ इक्वल टू dq बाई dt। अगर आपका चार्ज चेंज नहीं हो रहा, वो साकिन है, स्टैटिक है, तो आपका करंट ज़ीरो होगा। तो I इज़ इक्वल टू dq बाई dt आपका ज़ीरो होगा इफ़ q इज़ कांस्टेंट। ये आ गया जनाब आपका किरचॉफ का करंट लॉ कि सम ऑफ ऑल द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग अ नोट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है,
या इसको आप सिंप्लीफाइड ये भी कह सकते हैं कि जितना करंट आ रहा है उतना आगे जा रहा है। जैसे पॉइंट ए आपका ये एक नोड है, इसमें आई नॉट आ रहा है, तो जा कौन कौन से रहेंगे, आई वन और आई टू। तो इसमें लगा लें आप बेसिकली आई नॉट इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है, यानी आपका जो टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल आउटपुट, यानी जितना आ रहा है उतना आगे जा रहा है। जैसे आपके रिवर्स एंड नहरें होती हैं, उसकी एक एग्जांपल है, जितना पानी आ रहा है उतना पानी आगे जा रहा है। नेक्स्ट कुछ फार्मूले हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ होता है कि इफ़ वी अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ज्योमेट्रिकली सिमिलर रॉड्स ऑफ कॉपर एंड ऑफ ग्लास, वेरी डिफरेंट करंट्स रिजल्ट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंडक्टर दैट एंटर्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। यानी हर जो डिवाइस होती है उसकी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उससे करंट कम होगा, और रेजिस्टेंस बेसिकली ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें ओम्स का कानून है वी इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो वी बेसिकली क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो दोनों एंड्स के दरमियान है, और आई इज़ द करंट फ्लोइंग। तो इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी में डील विद द रेजिस्टिविटी रो ऑफ द मटीरियल, रो इज इक्वल टू ई ओवर जे। तो डेफिनेशन ऑफ रो, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी सिग्मा ऑफ द मटीरियल। तो सिग्मा इज़ 1 ओवर रो। ओके, अच्छा जी, अब इसमें ओम्स लॉ में हम देखें वी इज इक्वल टू आई आर, ये लीनियर होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें जो ये डिवाइस है आपका बी, दैट इज़ ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। जितना वोल्टेज आप इसके क्रॉस अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो पॉइंट, ये जो बी वाला डिवाइस है ना, ये ओमिक डिवाइस है, यानी ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। अगर आप इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, करंट आपका लीनियरली इंक्रीज़ करता है। लेकिन जो आपका सी वाला जो डिवाइस है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसमें देखें आप 2 वोल्ट तक तो करंट ही नहीं बढ़ रहा, ठीक है, और 2 वोल्ट के बाद वो थोड़ा सा शूट करता है, और फिर 4 वोल्ट के करीब पहुंचते पहुंचते वो बहुत ही ज़्यादा शूट कर जाता है करंट। यानी ये एक नॉन लीनियर डिवाइस है, यानी ये लीनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही आपकी। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि इट इज़ एन असर्शन दैट द करंट थ्रू अ डिवाइस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द डिवाइस। सो आई इज़ प्रोपोर्शनल टू वी, और आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर। तो a conducting device obeys Ohm's law when the resistance of the device is independent of magnitude and polarity of the potential applied। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें कि आपका जो B डिवाइस है ये वाला ओमिक डिवाइस है, और आपका जो C डिवाइस है वो ओमिक डिवाइस नहीं है। ओके, अच्छा जी, अब इसमें आप देखते हैं कि P इज़ इक्वल टू वी आई, ये आपको पता है फार्मूला, P इज़ इक्वल टू आई इंटू वी, या वी आई पी फार्मूला भी इसको कह सकते हैं आप, V इंटू आई इज़ इक्वल टू पी पावर का ये फार्मूला था। पावर क्या होता है बेसिकली, डी डब्ल्यू बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, यानी डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो अच्छा, अब आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर अगर आप पुट करें तो पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर, या आई इज इक्वल टू वी ओवर आर पुट करें तो वी स्केयर ओवर आर। तो ये आपके 3 फार्मूले बन जाते हैं, जो कि पावर बेसिक फार्मूला आपका पी इज इक्वल टू आई वी है, ठीक है, दैट इज़ अ बेसिक फार्मूला। बाकी जो है वो रेजिस्टेंस के लिए डेरिवेशन है, ठीक है, आई स्केयर आर और वी स्केयर ओवर आर, ये है पावर डिसिपेटेड इन दी रेजिस्टर्स। ओके, अच्छा, नेक्स्ट फाइनली हम चैप्टर 27 पे पहुंच गए हैं, जो कि सर्किट्स के हैं। सर्किट क्या होता है कि जिसमें आपके पास एक सोर्स होता है, एक ऐसा सर्किट को हम कहते हैं क्लोज लूप कह सकते हैं, कि जिसमें एक सोर्स होगा, एक आपका जो है लोड होगा, और थर्ड वन इज़ द कनेक्शन बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो इसमें हम देखें एक सोर्स है जिसकी EMF E है, और दूसरा लोड है जिसकी रेजिस्टेंस R है, और करंट I है, ठीक है। और अगेन इसके अंदर फार्मूला क्या लगा, V इज इक्वल टू आई आर। अब इसके अंदर आप किरचॉफ का वोल्टेज लॉ भी लगा सकते हैं। वो क्या होता है कि जी सिंपल फॉर्म में जितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उतना ड्रॉप हो रहा है, ओके। जैसे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, या उसको अगर बहुत ज़्यादा उसको अगर आपने टेक्निकल देखना है तो सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज राइजेस इन अ लूप इक्वल टू 0, या सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ सर्किट इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें जो प्लस पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ एट हायर पोटेंशियल, यानी ये हायर पोटेंशियल पे पॉइंट है, और माइनस वाला इज़ एट लोअर पोटेंशियल। ये ऐसे जैसे हाइट होती है, यानी प्लस वाला पॉइंट एक हायर हाइट के ऊपर है, और नेगेटिव वाला पॉइंट एक लोअर हाइट के ऊपर है। तो जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे होगे तो पोटेंशियल राइज कर रहा है, आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, और जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव को जा रहे होंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ से शुरू हो इस पॉइंट से ऊपर जाएँ तो पोटेंशियल राइज कर रहा है। तो अगर आप सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज राइज इन इक्वल टू 0 लेंगे, अगर आप इक्वल टू 0, तो ये होगा प्लस ई, ये राइज कर रहा है। और रेजिस्टेंस में क्या होता है कि चूँकि वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, यानी आप देखें ना, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को फ्लो करता है। तो अगर करंट आपका नीचे को जा रहा है, इसका मतलब है ऊपर वाला पॉइंट प्लस है, नीचे वाला माइनस है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो चूँकि ये ड्रॉप हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे माइनस आई आर, ठीक है, क्योंकि ये ड्रॉप हो रहा है।
हम जो KVL अप्लाई करें वो राइज के हवाले से कर रहे हैं, तो E माइनस आई आर इक्वल टू ज़ीरो, तो E इज़ इक्वल टू आई आर, ये वही चीज़ बन जाती है कि जितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उतना ड्रॉप हो रहा है। तो अच्छा, अब इसमें जो EMF क्या होती है, dW/dQ, जो वर्क डन होता है चार्ज के ऊपर, तो उसको हम EMF भी बोलते हैं, जो कि आपकी एक होता है EMF, एक होता है टर्मिनल वोल्टेज। तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज आपका इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ये आगे हम इसका कॉन्सेप्ट फर्दर देखते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज और EMF क्या होता है। एंड आइडियल EMF इज़ द वन दैट लैक्स एनी इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स इज इक्वल टू EMF। अ रियल EMF हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे आपको जो है वो एक इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो जो टर्मिनल पे वोल्टेज मिलता है ना, वो EMF से कम होता है, क्योंकि उसके अंदर भी ड्रॉप हो जाता है, यानी जो उसके अंदर रेजिस्टेंस है उसमें ड्रॉप हो जाते हैं वोल्टेज। अच्छा जी, जैसे अभी इसमें हम देखें कि हमारे पास एक सर्किट है, बैटरी B है और रेजिस्टेंस R है और करंट क्या है, I। अब ये एक सिंपल सा सर्किट है। इसमें आप सिंपली V इज इक्वल टू आई आर, जो ओम्स लॉ है वो लगा सकते हैं इसके अंदर। और अगर यहाँ पे हम देखें तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, यानी आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। और डी डब्ल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन इंटू ये ई है बेसिकली, ई एम एफ इंटू डी क्यू, और डी क्यू की जगह आई डी टी पुट कर दें, और इसकी अगर आप इंटीग्रेशन करें तो ई आई डी टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। अच्छा, ये जो होती है ना, ये आई स्क्वायर आर पावर है, और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी बन जाएगी। जैसे किलो वाट आवर होता है एनर्जी का यूनिट, यानी किलो वाट मल्टीप्लाइड बाय आवर्स, यानी 1 किलो वाट अगर 1 घंटे के लिए इस्तेमाल हुआ है तो वो 1 किलो वाट आवर है। 1 किलो वाट 2 घंटे के लिए इस्तेमाल हुआ है तो वो 2 किलो वाट आवर हुआ है। तो 1 किलो वाट आवर आपके जो घरों का बिजली का यूनिट होता है वो यहीं से निकला है। अच्छा जी, अब इसमें देखें आप, अगेन वही सर्किट अभी चल रहा है आपके ऊपर, आपके सामने जो है वो ओम्स लॉ लगाया हुआ है, KVL के तरीके से उसने लगाया है। तो I इज़ इक्वल टू ई ओवर आर, इसमें प्रूफ हो रहा है। और अब ये देखें, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसमें बैटरी है आपकी और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और एक बड़ी रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। तो अगर आप यहाँ से चलें तो पहले आपको वोल्टेज राइज होगा, EMF फिर ड्रॉप होगा और फिर फाइनली अगेन ड्रॉप हो जाएगा। तो E माइनस आई आर इक्वल टू ज़ीरो। ये कौन सा लॉ है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। किस तरह से लिया हुआ है, सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज राइजेस इन अ सर्किट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आप आई निकाल सकते हैं E ओवर आर प्लस स्मॉल आर। वैसे भी आप निकाल सकते हैं टोटल सोर्स डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, E ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब ये देखें दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में जुड़ी हुई हैं, तो ये ऐड अप हो जाती हैं। सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐड होती हैं, पैरेलल में कम हो जाती हैं। कैपेसिटर पैरेलल में ऐड होते हैं, सीरीज़ में कम हो जाते हैं। ओके, जैसे ये देखेंगे अब ड्राइव भी हो गया कि 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 सीरीज़ में जुड़ेंगे। सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टी होती है कि जी उसमें करंट जो होता है वो एक ही होता है, यानी सिंगल करंट होता है सर्किट में, और अगर एक भी कंपोनेंट ख़राब हो जाए, यानी R1 R2 R3 में से कोई भी ओपन हो जाए, तो पूरा सर्किट उससे डिस्टर्ब हो जाता है आपका। पैरेलल में डिस्टर्ब नहीं होता, वो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखें E इज इक्वल टू माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू माइनस आई आर थ्री इक्वल टू जीरो, तो I इज इक्वल टू ई ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ से आप अगर इक्विवेलेंट निकालें, E इज इक्वल टू माइनस आर ई क्यू, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर के, इन दोनों को इक्वेट करें तो वन इसमें अगर आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे ना, तो ये नीचे वाली जो है आर ई क्यू इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगी। यानी सीरीज़ में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ऐड अप हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो रिजल्टेंट निकलेगा वो सर्किट में बड़ी से बड़ी रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 है तो इनको ऐड करेंगे, आंसर क्या आता है 6 आंसर बड़ी से बड़ी रेजिस्टेंस जो कि 3 थी उससे भी बड़ा है, यानी जो आंसर आएगा वो बड़ी से बड़ी रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा। ओके, बढ़ जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को इन्होंने डिफाइन किया, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस कहना है, इसको आप टर्मिनल वोल्टेज भी कहते होते हैं, कि दैट इज़ इक्वल टू ई माइनस आई स्मॉल आर। ये वाला ड्रॉप इसमें से माइनस कर दें तो ये आपको टोटल वोल्टेज इधर मिलेंगे जो कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाई होंगे। अच्छा, नेक्स्ट अगर आपका सर्किट पैरेलल, ये आपका मल्टीपल लूप सर्किट है जिसमें आपका एक सोर्स से E1 है और दूसरा सोर्स आपका E2 है। ओके, तो ये करंट हमने लेबल किया है I1 I3 और I2 ऊपर की तरफ जो है वो इसमें बुक में लेबल्ड है। जब हम इसकी इक्वेशंस बनाते हैं ज़रा, दो लूप्स हैं, लूप 1 है और ये लूप 2 है। लूप 1 लेफ्ट वाला, लूप 2 राइट वाला। अच्छा, अब इसका बनाइए ज़रा आप, KVL इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा E1 माइनस IR1। ओके, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हम यूँ चल रहे हैं ना एंटी क्लॉकवाइज। तो E1 माइनस IR1, ठीक है। तो इसमें आपको पता है ऊपर प्लस पॉइंट है, नीचे माइनस, तो माइनस से प्लस पे जा रहे हैं आप, तो ये आपका हो जाएगा प्लस I3R3 इक्वल टू 0। ओके, देखिए रेजिस्टेंस से करंट जब गुजरता है तो ऊपर वाला पॉजिटिव, जहाँ से एंटर हो रहा है, जहाँ से लीव कर रहा है वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका पॉजिटिव नीचे होगा और ये नेगेटिव ऊपर होगा।
तो अब यूँ जा रहे हैं अगर हम यूँ, तो E1 माइनस आई R1 और प्लस I3 R3 इक्वल टू 0। अब लूप 2 पे आ जाए। लूप 2 पे हम क्लॉकवाइज लगाते हैं, ये बुक के एग्जांपल को हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें आप देखें, इसमें जो है चले, इसमें जो अप्लाई हुआ हुआ है वो काउंटर क्लॉकवाइज ही हुआ हुआ है, काउंटर क्लॉकवाइज ही हम रहते हैं। तो इसमें आप देखें इस पॉइंट से शुरू होते हैं -E2, ठीक है, -E2 माइनस I3 R3, क्योंकि ये प्लस और माइनस है ना, -I3 R3। और इसमें भी क्या होगा, -I2 R2 आएगा, यानी प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, प्लस से माइनस पे जा रहे हैं और प्लस से माइनस पे जा रहे हैं। तो सारे माइनस 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 वाले तो ये नेगेटिव के साथ हम ले रहे हैं। तो -I3 R3 -I2 R2 -E2 इक्वल टू 0। तो अगर आप इन दो इक्वेशंस को ऐड अप कर देंगे ना, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। लेकिन ये आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि इस बड़े लूप के ऊपर लगा लें अगर आप सीधा सीधा, वो क्या होगा आपका, चले लगाते हैं इसको E1 माइनस I1 R1 ये क्या हो जाएगा -I2 R2 और प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो ये -E2, ठीक है, ये वाली इक्वेशन भी बन गई। ओके, अब रेजिस्टेंस अगर आपकी पैरेलल में है, जैसे R1 है, R2 है और R3 है, ठीक है, तो इसकी नेट हम कैसे निकालते हैं, इसकी नेट निकालने का तरीका जो है वो देखिए। अब इसमें देखें कि आपका जो करंट इनकमिंग है, बेसिकली जो बैटरी से करंट निकला है वो है आई जो है वो डिवाइड हो रहा है, वही नहर वाला सिस्टम, यानी इसमें के जो आप किरचॉफ करंट लॉ है वो इसमें आप लगाएंगे कि करंट आ रहा था आई, जो कि 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ, I1 I2 और I3 में। जो सी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसका करंट कम होगा, जो सी रेजिस्टेंस कम होगी उसका करंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अभी इसमें देखें आप कि आई आपका हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 कैसे निकालेंगे आप, अब वोल्टेज देखें कांस्टेंट है, मतलब सेम है, सॉरी सेम वोल्टेज है, कांस्टेंट तो है ही, सेम वोल्टेज है तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि आपने पैरेलल में जोड़ा। तो ये वाला I1 हो जाएगा V/R1 और I2 हो जाएगा V/R2 और I3 हो जाएगा V/R3। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा V या ये E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R इक्वलेंट। तो इस तरह से हम निकालेंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जो कि आपका बन जाएगा यहाँ पे V/R इक्वलेंट इज इक्वल टू V/R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से कैंसिल हो गया, तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह से हमने देखा कि ये पैरेलल के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है, पैरेलल के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, यानी अगर आप दो रेजिस्टेंस जो है उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो जो आंसर आएगा, जो रिजल्टेंट होगी, वो दोनों में जो छोटी से छोटी उससे भी छोटी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक रेजिस्टेंस है आपकी 1 ओम की, तो दूसरी रेजिस्टेंस है 2 ओम की, इनकी अगर आप निकालें पैरेलल, तो जो आंसर आएगा वो 1 से भी छोटा होगा, यानी जो सर्किट में छोटी से छोटी रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा आंसर आएगा। तो रेजिस्टेंस का ये एक अच्छा तरीका है कि जिसमें अगर आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए और आपके पास अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आप क्या करते हैं कि आप उनको सीरीज़ में ऐड करके अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू बना लेते हैं। इसी तरीके से अगर आपको रेजिस्टेंस छोटी करनी है और वो अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको पैरेलल में कनेक्शन करके मुख्य रेजिस्टेंस का अपनी डिज़ायर्ड रेजिस्टेंस जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है एम मीटर और वोल्ट मीटर। देखें ये बड़े इंपॉर्टेंट मीटर्स हैं। मीटर्स का मतलब ये होता है कि एनी इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट। आप सर्किट में करंट को मालूम करना चाहते हैं कितने एम्पियर करंट है, तो आप क्या करोगे, एम मीटर लगाओगे उसके अंदर। और अगर आप वोल्टेज मालूम करना चाहते हो तो आप क्या लगाओगे, वोल्ट मीटर लगाओगे। एम मीटर को आप सीरीज़ में लगाओगे क्योंकि आपने सर्किट में करंट मालूम करना है ना, तो आपको उसके अंदर से जो इंस्ट्रूमेंट है एम मीटर, उसके अंदर से करंट गुजरवाना है, तो उसको सीरीज़ में लगाएंगे। और जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम पैरेलल में लगाते हैं जिन दो पॉइंट्स का हमने वोल्टेज मालूम करना होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें हमने करंट मालूम करना था आई, तो हमने ए और बी जो है ये हमने सर्किट तोड़ा और उसमें आई एम्पियर एम मीटर इसमें हमने इंसर्ट कर दिया। और जब हमने ये वोल्टेज अगर मालूम करना है सी और डी पॉइंट्स का, तो हमने क्या किया कि वोल्ट मीटर लगाया और सी और डी के पॉइंट्स से हमने इसका वोल्टेज मालूम कर लिया। अच्छा, अभी एक इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एम मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होनी चाहिए, नियर टू ज़ीरो। क्यों, आप इसको सीरीज़ में लगा रहे हो, अगर सीरीज़ में लगाओगे सर्किट की रेजिस्टेंस डिस्टर्ब होगी, ठीक है, यानी इसमें ये ऐड हो जाएगी। यानी अगर टोटल रेजिस्टेंस अभी है R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r, तो अगर आप इसमें जो है वो ये भी लगा रहे हो तो इसकी रेजिस्टेंस भी इसमें ऐड हो रही है। तो ये रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए, ताकि वो टोटल सर्किट के रेजिस्टेंस को अफेक्ट ना करे।
अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये सारे रेजिस्टेंसेस जमा हो जाएंगी और सर्किट का जो एक्चुअल करंट होगा ना वो और कम हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को आप चूँकि पैरेलल में लगाते हैं तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, यानी इनफाइनाइट होनी चाहिए आइडियली। वैसे तो मेगा ओम्स में होती है। क्यों? देखें, जब आप इसको इसके क्रॉस लगाएंगे सी और डी के क्रॉस अपने वोल्ट मीटर को, तो क्या हो रहा है, एक पैरेलल पाथ जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? पैरेलल पाथ जनरेट हो रहा है। जब पैरेलल पाथ जनरेट होगा तो ये करंट खींचेगा। तो जब ये करंट खींचेगा अपनी तरफ तो इस पे भी एक वोल्टेज क्रिएट हो सकता है, डेवलप होगा, तो आपका जो एक्चुअल वोल्टेज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर ये वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी तो ये कोई करंट नहीं खींचेगा, यानी इस तक करंट जाएगा ही नहीं। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि ये एक्चुअल वोल्टेज को मेजर कर रहा होगा, यानी जितना वोल्टेज मेजर करना है ये उसी को वही बता रहा होगा, ये खुद सर्किट को करप्ट नहीं कर रहा होगा। सो दीज आर द टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन एमीटर एंड वोल्टमीटर. An instrument used to measure the currents is called ammeter. To measure the current in a wire, you usually have to break or cut the wire and insert the ammeter so that the current to be measured passes through the meter. In the figure, ammeter A is set up to measure the current I. It is essential that resistance RA of the ammeter be very small, very much smaller than the other resistances in the circuit. Otherwise, very presence of the meter will change the current to be measured. आपका current ही corrupt हो जाएगा. अच्छा, second is the voltmeter. A meter used to measure the potential difference is called the voltmeter. To find the potential difference between any 2 points in the circuit, the voltmeter terminals are connected between these 2 points without breaking or cutting the wire. In the figure, voltmeter V is set up to measure the voltage across resistance R1. It is essential that the resistance RV of the voltmeter be very much larger than the resistance of any circuit element across which the voltmeter is connected. This is to ensure that only a negligible current passes through the voltmeter. जाहिर है वोल्टमीटर आप पैरेलल में लगा रहे हो तो एक शंट का पाथ बन रहा है ना, पैरेलल पाथ बन रहा है, तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये कोई कुछ भी करंट ड्रॉ ना करे. दिस इज़ टू इंश्योर दैट ओनली अ नेग्लिजिबल करंट पासिस थ्रू द वोल्टमीटर, अदरवाइज द मीटर alters the potential difference that is to be measured. So this is all about the course. I have gone through it very quickly and briefly. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं हर लेक्चर के दौरान, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दीज लेक्चर्स. इसमें जस्ट मैं कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी को डिस्कस करता हूँ. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.